हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए। आप जानते हैं मित्रों कि प्रतिदिन सुबह 4 बजे क्लास होती है 10th क्लास का सोशल साइंस का। तो जो क्लास में जुड़ना ना भूलें मित्रों, और अपने दोस्तों को भी बुलाएं। और हम लोग फिलहाल क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये इधर 2-3 दिन से क्लास नहीं हो रही थी क्योंकि थोड़ा सा हम बिजी हो गए थे, इसलिए क्लास नहीं हो रही थी। फिर अभी रेगुलर चलेगी। लेकिन देखिए 20 तारीख से हमारी BA पार्ट 3 का एग्ज़ाम भी है, तो अगर टाइम जैसे ही मिलेगा तो मैं पढ़ा दूंगा। लेकिन कोशिश करूंगा कि आपका क्लास ना रुके, ठीक है। तो क्लास करते रहेंगे। अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका क्लास ना रुके, ठीक है। और रुकने भी नहीं दूंगा, चाहे एग्ज़ाम चाहे जैसे भी हो। तो 20 तारीख से है तो 5 को एग्ज़ाम होती है, तो 29 तक होंगे। तो क्लास तो होती रहेगी बीच में, लेकिन प्रतिदिन हो सकता है। मैं बहुत कोशिश करूँगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, इसका आप लोग जवाब देंगे। और दोस्त जो नहीं आए हैं उनको क्लास से बुला करके लाइए जल्दी, ठीक है। क्लास जो है सो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप हमारी प्रत्येक क्लास को अगर रेगुलर आप करते हैं एग्ज़ाम तक, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। आप एग्ज़ाम बैठिएगा और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है पहला, आर्थिक विकास संबंधित है। आर्थिक विकास संबंधित किससे है मित्रों? आर्थिक विकास संबंधित है। क्या परिमाणात्मक परिवर्तन से संबंधित है, क्या गुणात्मक परिवर्तन से संबंधित है, या फिर ए और बी दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे कौन सा सही है। तो आर्थिक विकास जो संबंधित होता है मित्रों, वो परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों से संबंधित होता है, इसलिए सी ऑप्शन बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो पहला का सी ऑप्शन। दूसरा नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे। विकासशील देशों में कार्यरत जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न होती है। विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न होती है। क्या कृषि क्षेत्र में, क्या औद्योगिक क्षेत्र में, या फिर सेवा क्षेत्र में, या इनमें से सभी? क्या विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न होती है? कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, या सेवा क्षेत्र में, या इनमें से सभी? जल्दी से जल्दी बताएंगे मित्रों। विकासशील देशों में कार्यरत जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है। कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, या इनमें से सभी? तो देखिए, विकासशील जो देश होती है उसमें जो कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः जो संलग्न होती है, जो कार्यशील वहाँ की जो जनसंख्या होती है वह ज़्यादा संलग्न कृषि क्षेत्र में होती है, ठीक है ना। आप ही बताइए मित्रों कि हमारा देश भी क्या एक विकासशील देश है, मतलब विकास के पथ पर है। विकसित तो है नहीं और नहीं अविकसित है, बल्कि एक विकासशील है, करने की प्रक्रिया के पथ पर है। इसलिए यहाँ पर आप देखते भी हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और बिहार में तो और भी कृषि भी होती है, ठीक है ना। कृषि मैदानी भूमि है ही, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है मित्रों, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे। नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? जल्दी से आंसर कमेंट करें, तीसरा नंबर क्वेश्चन का जवाब दें। तीसरा नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे मित्रों। तीसरा नंबर क्वेश्चन का, नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया, बताइए। जानते हैं कब नाम जोड़ी गई थी? इसमें जोड़ा गया था महात्मा गांधी का जन्म दिवस कब है? 2 अक्टूबर। तो 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को जोड़ा गया था। अब जानते हैं कि नरेगा की शुरुआत कब हुई थी? 2006 ईस्वी में हुआ था, फरवरी 2006 में हुआ था। अधिनियम 2005 से बनी थी, लागू 2006 में हुआ था। और 2009 ईस्वी में 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को इसका नाम बदल कर दिया गया था, नरेगा से मनरेगा कर दिया गया था, ठीक है। और इस नरेगा के तहत या कहो मनरेगा के तहत 100 दिनों का रोजगार मुहैया कराई जाती है 1 वर्ष में। इसके लिए आप जानते हैं कि जॉब कार्ड बनवाई जाती है। अगर जॉब कार्ड नहीं बनी है तो अगर रोजगार चाहते हैं सरकार से 100 दिनों का, तो आप जो है से रोजगार ले सकते हैं, आप जॉब कार्ड बनवा सकते हैं। अगर जॉब कार्ड नहीं बनी तो 15 दिनों के अंदर आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगी, है ना। तो सरकार क्या गारंटी देती है कि 365 दिन में आपको 100 दिन का रोज़गार देंगे। और अगर रोज़गार नहीं भी अगर उपलब्ध हो पाई, फिर भी आपको 100 दिन का पैसा मिलेगा। और देखिए आपके पंचायत में मुखिया जी ऐसा करते हैं या नहीं करवाते हैं, वो समझे, है ना।
इनमें से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना है? अच्छा, तो यहाँ पे हमने बताया कि नरेगा से पहले क्या हो गया था, एम लग गया था, मनरेगा हो गया था, मतलब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना या अधिनियम। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन का बताएंगे जवाब, तीसरा का तो डी हो ही गया, आप सबको जानते हैं 2021 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया था फर्स्ट सीटिंग में। चौथा नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? वित्त है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है या नागरिक सेवाएं? वित्त है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, नागरिक सेवाएं। तो इनमें से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो जल्दी से आंसर कमेंट करें, जल्दी से आंसर कमेंट करें। इनमें से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? वित्त है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है या नागरिक सेवाएं? वित्त है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है या नागरिक सेवाएं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मित्रों, इनमें से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो आर्थिक आधारभूत संरचना का जो घटक मित्रों, आर्थिक मतलब रुपये पैसे धन दौलत, मतलब वित्त। वित्त जो है से आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। शिक्षा आर्थिक नहीं, स्वास्थ्य आर्थिक नहीं, नागरिक सेवाएं आर्थिक नहीं। ठीक है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लोगों को पढ़ाना, शिक्षा देना। इसका क्या है कि पैसा तय नहीं किया जा सकता है, कितना भी मिल सकता है, ठीक है ना, तो डिपेंड करता है वो उस व्यक्ति पर। स्वास्थ्य भी जो है से स्वास्थ्य ठीक करने के लिए भी जो होता है से उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, वो एक समाज की भावना से भी किया जा सकता है, और लोग तो पैसा पैसा भी कर दिए हैं। और नागरिक सेवाएं तो हमेशा होता है, फिर से होते हैं, आर्थिक उद्देश्य से नहीं करवाई जाती है, पहले सेवा करते हैं। तो वित्त इसमें सही हो जाएगा, चौथा के ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 5वां क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे मित्रों। ये भी जो क्वेश्चन पूछा गया है 2021 के एनुअल एग्जाम के सेकंड सिटिंग में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो 5वां क्वेश्चन का जवाब देंगे, मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है। बताइए जल्दी से, मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है मित्रों, स्वास्थ्य सेवाएं है, आवास है, शिक्षा प्रशिक्षण है या फिर इनमें से सभी? स्वास्थ्य सेवाएं है, आवास है, शिक्षा प्रशिक्षण है या इनमें से सभी? जल्दी से बताएंगे, मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या है? मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या है मित्रों? जल्दी बताएंगे, मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या है मित्रों? स्वास्थ्य सेवाएं हैं, आवास है, शिक्षा है, प्रशिक्षण है या इनमें से सभी? बताइए जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे मित्रों, कौन-सी है? जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे मित्रों, कौन सा सही जवाब है? जल्दी से आंसर कमेंट करें। मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या है? तो मानवीय पूंजी निर्माण का जो मुख्य घटक है मित्रों, स्वास्थ्य भी सेवा भी सही होना चाहिए, आवास भी सही होना चाहिए, शिक्षा में प्रशिक्षण भी सही रहना चाहिए, और इनमें से सही हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक, स्वास्थ्य चाहिए भैया मानव पूंजी के लिए, अगर स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो कोई काम करेगा नहीं, तो काम नहीं करेगा भाई, समझ जाइए, अपना पैसे आएगा ना, धन दौलत कुछ नहीं है। आवास चाहिए भाई रहने के लिए, कम से कम तो यहीं से रहेगा यार। शिक्षा चाहिए तभी तो कोई चीज़ में जाएगा, ट्रेनिंग चाहिए तभी तो कोई काम को करेगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या होना चाहिए? डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, इनमें से सभी होना चाहिए। 6ठा नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे मित्रों, इनमें से कौन जो है पिछड़ा राज्य है? जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे, निम्न में से कौन जो है पिछड़ा राज्य है? पंजाब है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है या बिहार है? जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे, बताइए जल्दी। पंजाब है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है या फिर बिहार है? जल्दी से कमेंट करें। पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार कौन सा है पिछड़ा राज्य है मित्रों? पंजाब नहीं पिछड़ा राज्य है, हरियाणा भी नहीं, महाराष्ट्र भी। तो ये बिहार है, बिहार है तो पिछड़ा राज्य है, इसको बीमारू राज्य भी कहा जाता है। आप जान ही रहे मित्रों कि बीमारू राज्य जो है इसे किसको कहा जाता है? बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, और क्या बोल सकते हैं, असम, राजस्थान और उत्तर प्रदेश या फिर उड़ीसा बोल सकते हैं, इस बीमारू राज्य के अंतर्गत आ जाते हैं। तो 6ठा का डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बीमारू राज्य बिहार है, आते हैं, बहुत पिछड़ा राज्य है, ठीक है। आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य होती है मित्रों? 7वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दे। आर्थिक क्रिया का मतलब क्या होता है? आर्थिक मतलब ही होता है रुपया पैसा धन दौलत। तो भाई आर्थिक क्रिया का रहा मतलब जो जीवन चलाना चाहता है,
जीवन चलाना चाहता है मतलब कि जीविकोपार्जन कर रहा है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। परोपकार का है भाई, दूसरों की भलाई करेगा। आर्थिक क्रिया मतलब पैसा कमाना, तो परोपकार नहीं करेगा। परोपकार में पैसा नहीं कमाई जाती, समाज सेवा में पैसा नहीं कमाई जाती, मनोरंजन में पैसा नहीं कमाई जाती, जीविकोपार्जन में पैसा कमाई। तो आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य मित्रों? जीविकोपार्जन करना, जीवन चलाना मुख्य उद्देश्य है। तो 7वां का डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 8वां का बताएंगे, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का मित्र तीसरा क्षेत्र बताएं क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे मित्रों। कृषि क्षेत्र है, विज्ञान क्षेत्र है, शिक्षा क्षेत्र है या सेवा क्षेत्र है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है मित्रों? जल्दी से आंसर कमेंट करें। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? जल्दी से बताएंगे मित्रों, जल्दी से आंसर कमेंट करें। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? जल्दी से आंसर कमेंट करें मित्रों। तीसरा क्षेत्र आपको तो बताया था, पहला चैप्टर जो पढ़े होंगे उसको तो आपको पता ही होगा मित्रों कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। ऐसा क्वेश्चन हम करवा भी चुके हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है सेवा क्षेत्र। तो तृतीयक मतलब तीसरा क्षेत्र। तीसरा क्षेत्र क्या हो गया? सेवा क्षेत्र। प्राथमिक क्या हो गया? पहला क्षेत्र कृषि क्षेत्र, और द्वितीय क्षेत्र किसको कहेंगे? औद्योगिक क्षेत्र को, है ना, दूसरा क्षेत्र है। तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या हो गया मित्रों? सेवा क्षेत्र हो गया। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन का डी हो गया। 9वां नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे मित्रों, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? कौन सी सेवा गैर सरकारी है मित्रों? तो कौन सी सेवा गैर सरकारी है बताएंगे? कौन सी सेवा जो है गैर सरकारी? सैन्य सेवा, वित्त सेवा, मॉल सेवा, रेल सेवा। बताइए कौन जो है गैर सरकारी है, मतलब सरकारी नहीं है। जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे। सैन्य सेवा होगा या वित्त सेवा हो गया, मॉल सेवा या रेल सेवा? कौन सी सेवा गैर सरकारी है? कौन सी सेवा जो है गैर सरकारी है मित्रों? सैन्य सेवा है, वित्त सेवा है, मॉल सेवा या रेल सेवा है? तो गैर सरकारी मतलब जो सरकारी ना हो। तो रेलवे भी सरकारी, वित्त सेवा भी सरकारी, सैन्य सेवा सरकारी, मतलब सी मॉल सेवा। मॉल जानते हैं किसको कहते हैं? जो एक ही छत के नीचे सभी सामान उपलब्ध हो जाते हैं। अब जाते हैं कपड़ा लेने के लिए मॉल में, अपने से कपड़ा आप देखते होंगे, अपने से कोई सामान आप देखते होंगे, लेते होंगे और जा करके कटा करके आप चल जाते हैं घर, है ना। तो मॉल में अपने सब चीज़ अपना लेना होता है। ठीक है, गैर सरकारी से मॉल सेवा। ठीक है, कुछ कुछ वैसे क्षेत्र होते हैं, कुछ आदमी भी लगे हुए रहते हैं, है ना, बताएंगे अपना क्रिया पसंद। नरेगा के अंतर्गत 9वां का हो गया ना, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों का साल में कम से कम कितने दिनों की रोजगार मुहैया करवाई जाती है? 10वां क्वेश्चन का जवाब दे। अभी हमने जस्ट बताया था, अगर अभी पढ़े होंगे तो आप तुरंत बना देंगे। ठीक है ना, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे। ठीक है, जल्दी से आंसर कमेंट करें। जल्दी से आंसर कमेंट करें। नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों का रोजगार मुहैया किया जाता है? 100 दिनों के लिए, 125 दिनों के लिए, या फिर 150 दिनों के लिए, या 200 दिनों के लिए? जल्दी से आंसर कमेंट करें। तो नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों का साल में कम से कम कितने दिनों का रोजगार मुहैया कराई जाती है? तो 100 दिनों का आपको बताया गया है। तो जस्ट तुरंत हाल ही पर बताया गया है, तो हम लोग आगे चलते हैं 100 दिन। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कौन है? ज्ञान है, कौशल है, अनुभव है, इनमें से सभी है? जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे कौन सही जवाब है। मानव पूंजी के प्रमुख घटक ज्ञान, कौशल, अनुभव, इनमें से सही। ज्ञान, कौशल, अनुभव या इनमें से सही? जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे। मानव पूंजी के प्रमुख घटक क्या है? ज्ञान भी है, कौशल भी, अनुभव भी होना चाहिए। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, तब मानव काम कर सकती है। तो चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे। 12वां क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे मित्रों, जवाहर रोजगार योजना
जवाहर रोजगार योजना शुरू हुई थी क्या 1988 में या 1989 में या फिर 1990 में या 1991 में। तो जवाहर रोजगार योजना जो शुरू हुई थी मित्रों, आप बताते हैं आपको कि रोजगार योजना जो है शुरू कब हुई थी। तो आप जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे, उसके बाद मैं बताता हूँ। तो जवाहर रोजगार योजना जो है 1989 में शुरू हुआ था। बी ऑप्शन 12वां का बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। 13वां नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दें। 13वां क्वेश्चन क्या, इनमें से कौन आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित नहीं है। कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र। आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित नहीं है। तो आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित कौन नहीं है मित्रों। तो सहकारी, किसी को सहायता करना ही, कोऑपरेटिव करना ही जो है आर्थिक विकास से संबंधित नहीं होगा, बल्कि सेवा करना है तो भाई पैसा लेवे करेंगे। उद्योग धंधा के लिए पैसा, कृषि क्षेत्र में पैसा। तो सहकारी क्षेत्र में जो होता है सहायता करने के लिए हम लोग कुछ देते हैं, भले ही चाहे तो रोजगार अपना करे उसके बाद पैसा लौटा दे, लेकिन हम लोग हेल्प करते हैं। इसलिए बोला जाता है कि इनमें से कौन आर्थिक विकास क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो आर्थिक विकास से संबंधित नहीं होता है सरकारी क्षेत्र। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। 14वां नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। कोयला है, पेट्रोलियम है, विद्युत है, इनमें से सभी है। बताइए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। कोयला है, पेट्रोलियम है, विद्युत है, इनमें से सभी। बताइए, जल्दी से बताइए मेरे रसगुल्ला, जल्दी बताइए ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या है। कोयला है, पेट्रोलियम है, विद्युत है, इनमें से सभी है। जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे। तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है सो कोयला है, ठीक है। और पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है, इनमें से सभी हो जाएगा फिर, ठीक है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अगर ऑप्शन है ये डी दिए हुए तो चिंता नहीं लेना है ना। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो सेवा क्षेत्र को बताइए कितने भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है ना। जिस प्रकार से लोकतंत्र दो तरह की होती है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, उसी प्रकार से सेवा क्षेत्र को भी दो भागों में बांटा गया है। एक सरकारी सेवा है और एक गैर सरकारी सेवा है। सेवा क्षेत्र को कितने भाग में बांटा गया है। दो भाग में बांटा गया है। एक है सरकारी सेवा है और एक क्या है, और एक क्या है, गैर सरकारी सेवा है। एक गैर सरकारी सेवा है। तो दोनों बातों का आप ध्यान में रखिएगा, क्या कहा जा रहा है या नहीं कहा जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो 16वां नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे मित्रों। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक होता है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक होती है। कृषि क्षेत्र का, औद्योगिक क्षेत्र का, या फिर सेवा क्षेत्र का, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए 16 नंबर का। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक होती है। तो सकल घरेलू उत्पाद में जो होती है से कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र। तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज़्यादा योगदान सेवा क्षेत्र का है, ठीक है ना। पहले कृषि क्षेत्र का था, लेकिन सेवा क्षेत्र बढ़ गया है ज़्यादा, ठीक है। पहले कृषि क्षेत्र का था 55% से 56% और अब सेवा क्षेत्र का योगदान 57% हो गया है। पहले सेवा क्षेत्र का योगदान 16-17% था, तो अब कृषि क्षेत्र का 16-17 हो गया। कितना दिखती आ गई है ना। छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है कहाँ। जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे मित्रों 17 नंबर क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन में जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे मित्रों। छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, जल्दी से आंसर कमेंट करें। छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है सेवा क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, या फिर औद्योगिक क्षेत्र में, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे मित्रों। तो 17वां का सही उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों। सेवा क्षेत्र में, या फिर कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में। तो छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है मित्रों। इसका सही जवाब है कृषि क्षेत्र में। तो जो छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है मित्रों ना, वो कृषि क्षेत्र में ही पाई जाती है, ठीक है ना। 17वां का बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है कहाँ, कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। क्योंकि आप देख रहे हैं मित्रों कि इस गांव देहात में 4 व्यक्ति अगर मिलकर के भी अगर काम करे तो उतना ही उत्पादन होता है, और 10 व्यक्ति मिल करके, बाले बच्चे मिल करके भी काम करते हैं तो उतना ही उत्पादन होता है। तो उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे छिपी हुई बेरोजगारी है, ठीक है। 18वां नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे मित्रों। वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है। तो वस्तुओं और सेवाओं को भाई खरीदेगा कौन, जो उपभोक्ता होगा वही ना खरीदेगा। तो ये तो बहुत ही ऑप्शन सही था, उपभोक्ता होगा। सेवा प्रदाता तो सेवा देने वाला होता, उत्पादक उत्पादन करने वाला, दुकानदार भी बेचने वाला। तो वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है। तो उपभोक्ता खरीदता है, सिंपल जाए, ये तो सबको जानता है।
है कि नहीं जी। 19वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग? बताइए कौन है गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है, बताइए जल्दी से। ऊर्जा है या शिक्षा है या फिर यातायात है या संचार है, बताइए जल्दी से। कौन जो है गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? ऊर्जा, शिक्षा, यातायात, संचार। जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे मित्रों। कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? गैर आर्थिक का मतलब होता है जो रुपये पैसे संबंधित ना हो, है ना। आर्थिक के मतलब पर धन कमाना होता है, गैर आर्थिक मतलब धन कमाना ना हो। तो बताइए ऊर्जा है, शिक्षा, यातायात है या संचार है? तो भाई संचार भी दे रहे हैं तो भाई पैसा कमाना उद्देश्य है, यातायात भी तो पैसा चाहिए भाई, ऊर्जा के लिए पैसा चाहिए, लेकिन शिक्षा के लिए तो चाहिए, लेकिन इसका कोई पैमाना नहीं है। कोई व्यक्ति फ्री भी इसको दे सकता है शिक्षा, है कि नहीं देता है। बहुत सारे व्यक्ति तो शिक्षा का जो है देख, तभी तो लोग ध्यान उतना नहीं देते हैं शिक्षा पर, ठीक है ना। आप ऊर्जा दे रहे हैं तो पैसा देना ही देना है, यातायात तो फिर टिकट काउंटर पैसा तो कंपलसरी है, देना ही देना है। संचार है कुछ चीज़ के लिए, है ना, तो पैसा देना ही, आप कहीं अगर बातचीत करते हैं। लेकिन शिक्षा के लिए कहाँ से? शिक्षा के लिए जो है बहुत सारे लोग नेग्लेक्ट है ना, नगण्य मानकर चलते हैं। तो इसलिए जो है शिक्षा पर ज़्यादा जोर लोग नहीं देते हैं, ठीक है। इसलिए आज हमारे बिहार है पिछड़ेपन है, चूँकि शिक्षा में देखते हैं क्या करते हैं, शिक्षा को एकदम बिल्कुल अलग कर लेकर रख कर चलते हैं, इसीलिए ऐसा होता है, ठीक है। तो 19वां का बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब लोग चलते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन। मनरेगा शुरू हुई थी, मनरेगा बताइए कहाँ शुरू हुई थी मित्रों? क्या आंध्र प्रदेश में शुरू हुई थी, या फिर राजस्थान में शुरू हुई थी, या फिर गुजरात में शुरू हुई थी, या फिर कर्नाटक में? जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे मित्रों। आंध्र प्रदेश में हुआ था, राजस्थान में हुआ था, या फिर गुजरात में हुआ था, या कर्नाटक में हुआ था? आप लोग बताइए। तो इसका सही जवाब आपको हो जाएगा, मनरेगा शुरू हुई थी मित्रों सबसे पहले कहाँ? आंध्र प्रदेश में शुरू हुई थी, है ना। मनरेगा मनरेगा सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? आंध्र प्रदेश में ना। आगे चलते हैं हम लोग। मनरेगा की शुरू हुई थी कहाँ? आंध्र प्रदेश में, है ना। वही नरेगा पहले था, उसी की बात हो रही है। 2 फरवरी 2006 ईस्वी को, है ना, आंध्र प्रदेश में सबसे पहले ही स्टार्ट हुई थी। तो अगला क्वेश्चन चलिए, 21वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दें। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? भारत के सकल घरेलू उत्पाद है बोल रहा हूँ, किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? कृषि क्षेत्र का, औद्योगिक क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का, या विनिर्माण क्षेत्र का? 2022 के एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो जल्दी से जवाब दें। भारत का सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो सबसे ज़्यादा जो योगदान है मित्रों सकल घरेलू उत्पाद का, सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान है सबसे ज़्यादा? सेवा क्षेत्र का, अभी हमने बताया भी। सर्विस सेक्टर का सबसे ज़्यादा योगदान है मित्रों भारत के सकल घरेलू उत्पाद में, किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो सेवा क्षेत्र का। 21वां का सही ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना मित्रों। तो आज की क्लास इतना ही रहेगा, कल से अपने दोस्तों को बुलाकर लाएं कि क्लास स्टार्ट हो गया है, प्रतिदिन सुबह 4 बजे क्लास करें, ठीक है। बाय द वे कभी क्लास छूट भी जाए तो आप कहीं भी देख सकते हैं, आपको यूट्यूब मिल जाएगा। और प्ले लिस्ट भी इसका बना दिए SST 2024 के नाम से, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।